त्या ठिकाणी लोकांनी आपल्या मुलांना पाठवण्याचा मानस केलेला आहे. मग तो कर्ज करतो पण आपल्या पोराला त्या शाळेमध्ये टाकतो. बरोबर आहे ना? मग जेव्हा तो कर्ज करतो आणि त्या शाळेमध्ये टाकतो, त्याचा मुलगा कोणतं शिक्षण घेतो? हायर इंग्रजीचं घेतो ना, हायर इंग्लिशचं घेतो ना. बरोबर आहे? कारण तो यासाठी त्या शाळेमध्ये टाकतो, कारण माझा मुलगा उद्या चालून जर त्याला उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात जावं लागलं, तिथे हिंदी चालणार का? तिथे मराठी चालणार का? बरोबर आहे ना? मग या सीबीएसई एज्युकेशनच्या शाळेला परवानगी कोण देत आहे? व्हेरी गुड. बोलत चला, तुम्ही बोलाल तर खूप चांगलं होईल. सरकार परमिशन देत आहे ना, महाराष्ट्र शासन. मग जेवढ्या काही प्रायव्हेट शाळा आहेत ह्या सीबीएसईच्याच का? मराठी माध्यमाच्या का नाही? हिंदी माध्यमाच्या का नाही? आणि उर्दूच्या का नाही? प्रश्न आहे. म्हणजे ज्या काही खाजगी संस्था, ज्या काही खाजगी शाळा त्या ठिकाणी शहरामध्ये ओपन होतात, त्यात केवळ सीबीएसईच्याच का बरं असतात? किंवा स्टेटच्या हायर इंग्लिशच्याच का बरं असतात? प्रश्न आहे ना. मग जर आज इंग्रजी आहे, हे दादांच्या म्हणण्याप्रमाणे आज इंग्रजी हे जागतिक लेवलवरच एक नेसेसरी एज्युकेशन म्हणून या ठिकाणी आपल्या निदर्शनास आहे, तर मग ह्या ज्या शाळा आहेत त्या शाळा सीबीएसईच्या का नाही व्हायला पाहिजे? व्हायला पाहिजे की नाही? जे म्हणतात की शाळांची दिवसेंदिवस पटसंख्या कमी होत चालली आहे, कमी होत चालली आहे, कमी होत चालली आहे. स्वतः निलेश सर जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिकवतात. बरोबर आहे ना? मग यांच्या शाळेची पटसंख्या का कमी होत आहे? कारण लोक त्यांच्या मुलांना इंग्रजी शाळेकडे वळवत आहेत. मग जर लोक इंग्रजी शाळेकडे वळवत आहेत तर त्या इंग्रजी खाजगी शाळा आहेत, त्या शाळेची एका वर्षाची फीस पहिल्या वर्गाची कमीत कमी 60,000 आहे. मग जर 60,000 फीज आहे तर गरीबाचा पोरगा त्या ठिकाणी शिकू शकतो का? मग गरीबाच्या पोरांसाठी जर ह्या शाळा बनल्या असतील, महानगरपालिकेच्या, नगर परिषदेच्या, जिल्हा परिषदेच्या किंवा सरकारी अनुदानित शाळा ह्या गरीबांच्या मुलांसाठी बनल्या असतील, तर काय गरीबाच्या मुलानं ते वैश्वीकरण झालेलं शिक्षण घेऊ नये का? घ्यायला पाहिजे ना. मग त्या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या का नाही? तुम्ही उद्या या शाळेला इंग्रजी माध्यमाचे करा, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो ह्या गावातला एकही विद्यार्थी शहरात शिकायला जाणार नाही. मान्य करतो? मग हे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं पाहिजे की नाही? तुम्ही ज्या ज्या गावाखेड्यातून आले असाल, तुम्ही शासनाला निवेदन करा, तुमच्या गावातल्या त्या शाळा ज्यांची पटसंख्या कमी झाली, ज्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांना पुनरुज्जीवित जर करायचं असेल, त्यांची पटसंख्या जर वाढवायची असेल, तर तुम्हाला काय करावं लागेल? त्या शाळांना निवेदन द्यावं लागेल की या शाळांची जी दुरावस्था होत आहे ती ह्या कारणामुळे होत आहे, तरी या शाळांना सीबीएसईच्या नाही तर स्टेटचं इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण सुरू करण्यात यावं ह्या शाळांचे. बरोबर आहे? एवढं करणार. फक्त शाळा पाहिली म्हणून मी एवढं बोललो. तुम्हाला वाटते का तुमचे मुलं, म्हणजे ऑब्व्हियस आपण एवढा बेअर करू शकत नाही, आपण एवढे प्रगल्भ नाही, तर या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या झाल्या पाहिजे असं वाटतं ना तुम्हाला? तर आजपासून ही लढाई समजून चला. ठीक आहे. आता मी येतो मुख्य मुद्द्याकडे. किती ग्रॅज्युएट्स आहेत? मिनिमम ग्रॅज्युएट. पीजी किती आहेत? पीजी आणि ग्रॅज्युएशन करणार आहे? थँक्यू. सिटी मध्ये शिकणारा कोणी आहे का इथे? काय एक जण कोणी उभे राहा, इंटरॅक्शन करू आपण. कोणी उभं राहा. काय शिकत आहे मित्रा? रोहित काय शिकत आहे? बीएससी ऍग्रिकल्चर मॅनेजमेंट. कुठे? नागपूर. तू तिथे हॅलो
तुझी जी ऍडमिशन प्रोसेस, माझा आवाज येत आहे ना? तुझी जी ऍडमिशन प्रोसेस झाली ती कशी झाली ते सांग अगोदर, मग आपण त्याच्यावर बोलू. तू फॉर्म भरला होता, तुझा तिथं नंबर लागला का? तुझी ऍडमिशन कॅप थ्रू झाली का? मी जे शब्द वापरत आहे त्याला थोडं लक्ष केंद्रित करा. डायरेक्ट झाली, पर्सेंटेजच्या बेसवर कॅप थ्रू झाली, बरोबर आहे? कोणता कॅप राऊंड होता? आता मला तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न आहे, मी कॅपवर येऊन थांबलेला आहे, ठीक आहे ना? किती कॅप राऊंड असतात? 3 असतात. हा, किती कॅप राऊंड असतात? 2. बोला बोला. पहा, मी काय म्हटलं, तुम्ही चुकीचं बोलणार तर चांगलं शिकणार. उद्या तुम्ही इथून जे अवेअरनेस घेऊन जाणार, तुम्ही पुढं त्याचा तुम्हाला बेनिफिट होणार, तुमच्या परिवाराला होणार, तुम्ही ज्या ज्या समाजातून आले त्या त्या समाजाला होणार. कितने कॅप राउंड होते हैं? वेरी गुड, बताइए. फिर भी मिनिमम सर 3 होते हैं अभी के फिलहाल में, जो 2 साल से चल रहा है, 21 से लेके 22 से लेके 24 तक अभी 3 राउंड हो गए, और जो इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है वो 4th राउंड होता है. अभी इससे पहले जो 2022 के पहले के एडमिशन है, तो उसमें ना सर हर राउंड इंस्टीट्यूट राउंड होता था और 2 राउंड गवर्नमेंट के होते थे. व्हेरी गुड. यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा, एकदम परफेक्ट आन्सर दिला. खरी गोष्ट आहे, यांनी जे आंसर दिलं ना एकदम परफेक्ट है. अब इन्होंने जो बताया हमारे को समझना बहुत जरूरी है. बस मित्रा प्लीज, मी तुला आणखी एक वेळा उठवी ना, तुझे पाय नाही दुखले पाहिजे. इन्होंने जो बताया हमारे को समझना बहुत जरूरी है. कैप राउंड 4 है आज के डेट में, बराबर है? तो 4 में जो 3 राउंड है वो किसके हैं? वो गवर्नमेंट के माध्यम से वो ऑपरेट हो रहे हैं. लेकिन चौथा जो राउंड है वो कौन सा है? इंस्टीट्यूशन राउंड. तो अगर आपका एडमिशन इंस्टीट्यूशन कोटा के माध्यम से होता है तो क्या आपको सारे लाभ मिलते हैं? का बर नहीं मिलत? का बर नहीं मिलत? प्रायव्हेट असते. बोला ना, बोला तर, कारण तुम्हाला चांगलं शिकायला मिळत आहे. आता लक्षात घ्या, ह्या बारकाईकडे तुमचं लक्ष नसते. बोलो, आप बोलो, आपने किया ना. स्कॉलरशिप वगैरह आपको प्रोवाइड होते हैं, और सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैनेजमेंट राउंड जो है वो कोटा कन्वर्ट करते हैं सर, से ही. जो मेरा पर्सनल एकदम बरोबर है. हाँ, वो कोटा कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एसटी कैंडिडेट हूँ, तो वो बोलेंगे कि सीट अवेलेबल नहीं है, वो टाइम पे सीट अवेलेबल नहीं करते. 2-3 टाइम्स हुआ है. जैसे मैं हॉस्टल से बिलोंग करता हूँ, एक स्टूडेंट हुआ है आदिवासी हॉस्टल का, तो वहाँ पे सर इस साल भी वैसे ही हुआ. 2-3 लड़के मेरे पहचान के, उनके एडमिशन नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि वो कोटा कन्वर्ट हो जाता है और वो ओपन में चला जाता है सर. और मैक्सिमम लोग कहते हैं सर कि वैलिडिटी टाइम पे ना होने की वजह से इनका सर एडमिशन नहीं हो पाता. अब वो सर बहाना देते हैं या फिर ये वो नहीं मानते. खूब छान उत्तर दिल रहे ना. नहीं नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है. यानी आप कहीं तो भी सोच रहे हो इन सारी चीजों को. क्या है कि हम लोग इन चीजों को नहीं सोचते हैं. मुळात कसं असते की जेव्हा चौथ्या राउंडवर आम्ही जंप करतो वो होता है इंस्टीट्यूशन कोटा राउंड. तो 3 में जिनके नंबर लग गए उनको किसमें कंसिडर किया जाता है? जीओआय में. जीओआय म्हणजे काय? गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ची स्कॉलरशिप, बरोबर आहे ना. पण चौथ्या राऊंड मध्ये जो विद्यार्थी जाते त्याला ते काय दाखवतात? मॅनेजमेंट राउंड दाखवतात. म्हणजे मॅनेजमेंट कोटा हा शब्द वापरला जातो. जेव्हा की तो मॅनेजमेंट कोटा नसतो, तो इंस्टीट्यूशन कोटा असतो. और जब भी वो इंस्टीट्यूशन कोटा है तो मान के चलिए कि किसी ने वैलिडिटी नहीं सबमिट किया तो उसकी सीट ओपन में कन्वर्ट नहीं होती. ध्यान में रखिए आप, ये हमारे को मूर्ख बनाया जाता है. अगर मान के चलो वहां पर में 60 सीट्स है
60 में से 11 सीट अगर एससी की होंगी, 7 सीट अगर एसटी की होंगी और 22 सीट अगर ओबीसी की होंगी। तो ये जो सीट है इसमें से जो माइनस हुआ है, जिन्होंने वैलिडिटी सबमिट नहीं की है, हेलो, जिन्होंने वैलिडिटी सबमिट नहीं की है, जो माइनस हुआ है उसको उसी में कंटिन्यू किया जाता है इंस्टीट्यूशन कोटा में। अगर वो विद्यार्थी नहीं मिला तो उसको ओपन में उसको डाइवर्शन में डाल दिया जाता है। मतलब एससी की 2 जगह खाली है, अब वो इंस्टीट्यूशन कोटा में गई है, तो एससी के 2 स्टूडेंट अगर उनको मिलते हैं तो उनको उसमें लेना अनिवार्य है, ध्यान में रखिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस सीट की बोली लगाते हैं, बोली समझते हैं तुम्हारा पैसा, और उसको नाम क्या दिया जाता है, मैनेजमेंट कोटा। और इसको किस हिसाब से पैसा लेते हैं, डोनेशन। डोनेशन शब्द समजते ना, डोनेशनच्या अनुषंगाने हा पैसा घेतला जातो, कोणाकडनं, त्या विद्यार्थ्याकडनं। पण आता मानून चला त्यांनी तुम्हाला सांगितलं की नाही तुम्ही इन्स्टिट्यूशन कोटामध्ये गेले, बरोबर आहे ना। आता इन्स्टिट्यूशन कोटामध्ये गेले तर तुम्हाला पूर्ण फीस भरावी लागेल, बरोबर आहे। मग ऑब्वियस आहे की तुम्ही इन्स्टिट्यूशन कोटामध्ये गेले तर आता तुम्हाला सरकारचा कोणता लाभ तुम्हाला अवेलेबल आहे का, आहे का? मी म्हणतो आहे। हाच एक प्रॉब्लेम है। प्रॉब्लम क्या है, अनअवेयरनेस। देखिए जब हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है तो हमारे लिए क्या अवेलेबिलिटी है, ईबीसी का, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का। क्योंकि ये जितने भी प्रोफेशनल स्टडीज के कोर्सेस होते हैं वो डीटी के माध्यम से रन होते हैं, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ईबीसी कौन प्रोवाइड करता है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ध्यान में रखिए, हमारे को क्या करना है कि वहां एडमिशन लेना है और उनको बोलना है कि हमारे को, हम भला यहां से हम एडमिशन ले रहे हैं लेकिन हमारे को ईबीसी का लाभ चाहिए, हम उसमें ईबीसी का लाभ ले सकते हैं। ईबीसी का मतलब क्या है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और जो स्कॉलरशिप नहीं उठा रहा है, मतलब वो कैटेगरी से, जो एससी एसटी ओबीसी उसने कैटेगरी से स्कॉलरशिप नहीं उठाया है, ऑब्वियस है कि वो कैटेगरी से जब नहीं उठा रहा है तो ओपन से अगर उसको सरवाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ईबीसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत से लड़के ये चीजें मालूम नहीं होने की वजह से क्या करते हैं, फॉर्म नहीं भरते। किसी को सवाल है? हाँ बोले। एसटी आदिवासी विकास बहुत बार मेरा तो बहुत बार ऐसा होता है, कॉलेज वाले रिप्लाई करते हैं हमें स्टूडेंट लोगों को कि एससी एसटी ये 2 जो है वो ईबीसी से नहीं भर सकते। देखिए यही गलती है। मेरे को एक बात बताइए, आपको उन्होंने स्कॉलरशिप के रेंज में लिया क्या? मेरा स्कॉलरशिप में नहीं आता है। हाँ, नहीं नहीं ये गलत है आपका सोच। क्यों नहीं आता आपका? आप एसटी से बिलोंग करते हो ना, है बा, ही जी विचार सरणी है चुकीची है यांची। देखो पहली बात सुनो मेरी बात, अभी एससी एसटी ओबीसी मतलब क्या हो गया, आरक्षित घटक हो गया। ध्यान में रखिए आप, क्या हो गया, आरक्षित घटक हो गया। और आरक्षित घटक के अगर 2.5 लाख के नीचे वाले जो लोग हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर है, ध्यान में रखिए। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर वाले जो लोग हैं वो फ्रीशिप होल्डर है। तो, हाँ, तो फ्रीशिप का आपको लाभ मिलता है। आप ऐसी मत बोलिए कि हमारे को लाभ नहीं मिलता है करके। हाँ वैसे बताइए ना। वही बोल रहा हूँ। तो फ्रीशिप मध्ये काय असते कि यांना मेंटेनेंस अमाउंट नहीं मिलता आपको। इनकी जितनी भी फीस है, आपकी 1.5 लाख फीस होंगी तो 1.5 लाख भी गवर्नमेंट बेयर करती है। तो बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों का सोच क्या है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस पे होने की वजह से अगर मैं स्कॉलरशिप का लाभ लेता हूं तो मेरे पे कार्रवाई होगी, यानी फ्रीशिप का लाभ लेता हूं तो, जबकि कोई कार्रवाई नहीं होती, आप उसके लिए पात्र हो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें है, जब आप वो ईबीसी का मतलब क्या है, ओपन कैटेगरी नहीं है केवल, ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो लेकिन आपका नंबर वहां कौन से ग्राउंड से लगा है, इंस्टीट्यूशन कोटा के। और इंस्टीट्यूशन कोटा में मैंने आपको बताया कि आरक्षण के नियम के हिसाब से 2 सीट अगर वहां से छूटी होंगी तो वो कैटेगरी की 2 सीट उनको भरना है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को नहीं भरते,
वो ओपन कैटेगरी के लड़के ढूंढते रहते हैं, उनको भरते हैं वहां पर, उनसे पैसा कमाते हैं वो लोग। आप समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ऐसी बहुत सी बार क्या होता है कि कैटेगरी के लोग अगर कैटेगरी से अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो इनडायरेक्टली ओपन में जाते हैं, बरोबर है ना? मान्य करते हैं। जैसे अब आपने कट ऑफ रहता है, आप एग्जाम दे रहे हो बैंकिंग की या किसी की, कट ऑफ होगा 172 और ओपन यानी कैटेगरी का, और ओपन का कट ऑफ होगा 182, बरोबर है? अगर आपने 184 मार लिए कैटेगरी के लड़कों ने, तो आप कहां पर में गए, है ना? तो इसके पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग। ये लोग क्या होते हैं कि अपने को वो चीजें नहीं बताते। ईबीसी का मतलब पर्टिकुलर ओपन कैटेगरी का नहीं होता। अगर ओपन कैटेगरी की आप बात कर रहे होंगे तो फिर ईडब्ल्यूएस काय को बनाया है? ईडब्ल्यूएस भी है ना? यानी ये फॉग हमारे दिमाग से निकलने को ना, हम उसको उसके लिए एलिजिबल है। ये लोग क्या करते हैं कॉलेज वाले, ये हमारे से ऑन कैश रकम हड़पना चाहते हैं, इसलिए हमारे को वो लोग ये करते हैं। तो मेरा आप सभी से सजेशन है कि आप जब भी जाओ तो कैप राउंड के थ्रू ही जाओ, इंस्टीट्यूशन कोटा में मत जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अब एक विषय हो गया। अब दूसरा विषय ऐसी है, एससी एसटी 100% स्कॉलरशिप होल्डर है, और ओबीसी जो है वो क्या है, 50% स्कॉलरशिप होल्डर। जब हम एक कोई भी महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, म्हणजे आम्ही एखाद्या महाविद्यालयात जेव्हा प्रवेश घेतो ना, तर त्यावेळेस एससी एसटी ला ₹1 भरायचा नाही, नॉट अ सिंगल पेनी हैज टू पे टू द कॉलेज जस्ट बिकॉज यू बिलोंग्स टू रिजर्वेशन कैटेगरी। और ओबीसी का जो होता है